नमस्कार, स्वागत है आपका। एनडीटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। राजस्थान में भारत पाकिस्तान की सीमा पार से पाकिस्तान की नापाक करतूतें थमने का नाम नहीं ले रही हैं। बीएसएफ ने श्रीगंगानगर के करनपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिए को पकड़ा, जो पूछताछ में सहयोग फिलहाल तो नहीं कर रहा है। उसे पुलिस को भी सुपुर्द कर दिया गया। पुलिस उससे आगे की जाँच पड़ताल करेगी। विभिन्न जाँच एजेंसियाँ भी उससे पूछताछ कर सकती हैं। बीकानेर में खाजूवाला के पास भारत पाक बॉर्डर पर किसान के खेत में उर्दू में पाकिस्तान लिखा एक संदिग्ध गुब्बारा भी बरामद हुआ। पहले भी इस तरह के पाकिस्तानी गुब्बारे इलाकों के खेतों में गिरते रहे हैं। बालोतरा में बड़ी संख्या में नकली जाली नोट बरामद हुए। करीब 9 लाख रुपए के जाली नोट के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। 40 लाख रुपए के नकली नोट पहले भी ये ला चुका है। अब की बार बेहतर क्वालिटी और प्रिंटिंग वाले नकली नोट खपाने की तैयारी थी। भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए पाकिस्तान लगातार ये कोशिशें करता है। सुरक्षा के लिहाज से राजस्थान बॉर्डर और सीमावर्ती जिले बेहद संवेदनशील हैं। कभी पाकिस्तानी ड्रोन, कभी मादक पदार्थों की तस्करी, कभी अन्य हरकतों के माध्यम से पाकिस्तान का मकसद आखिर है क्या? चुनौतियों से निपटने के लिए ग्राउंड पर किन कदमों को उठाया जाना बेहद ज़रूरी है। आज अपनी बात में हम बात करेंगे पाकिस्तान की इन्हीं करतूतों की। हमारी सीमा कितनी महफूज है, इस पर भी बात होगी, और साथ साथ पाकिस्तान के इन तमाम प्रयासों से निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा बलों के पास क्या कुछ टैक्टिक्स हैं, क्या हमारी स्ट्रैटेजी है, क्या होनी चाहिए, इन सब बातों पर बात होगी। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका रुख करेंगे, लेकिन इससे पहले हम उनका रुख करें, कुछ बाइट आपको सुनवाते हैं इस पूरे प्रकरण पर। पुलिस अधिकारियों का क्या कुछ कहना है, ज़रा वो सुनिए पहले। उसमें जो करनपुर पुलिस को हैंडओवर किया गया, उसके पश्चात जेआईसी की जा रही है, जिसमें जितनी भी इंटेलिजेंस की यूनिट्स हैं सभी शामिल होकर संयुक्त रूप से जेआईसी कर रहे हैं। उससे लगातार पूछताछ की जा रही है। फिलहाल जेआईसी के रिकमेंडेशन के आधार पर उसका मेडिकल भी कराया जा रहा है कि उसकी मेंटल स्थिति क्या है। जो भी रिपोर्ट जिस तरीके से जेआईसी में उस अनुसार जो है अग्रिम कार्रवाई। प्रारंभिक जानकारी में कुछ पता लगा है? अभी जेआईसी का क्योंकि प्रोसेस जारी है, अभी तक कोई ऐसी चीज नहीं पता चली जिसपे कि तुरंत एक्ट करने की जरूरत है। जेआईसी में अगर कोई चीज आएगी, कोई चीज सामने आएगी तो साथ कार्रवाई की जाएगी। इंटेलिजेंस को डेवलप करके एक व्यक्ति जिसका नाम भरत कुमार माली है, जो कि बालोतरा का ही निवासी है, उसको कल हमने सूचना के बाद नाकाबंदी करते हुए उसको गिरफ्तार किया था। तो उसके पास से 1795 500 रुपये के नकली नोट, जो कि 8,97,500 रुपये की वैल्यू के हैं, फेस वैल्यू के हैं, उसको हमने जब्त किया, उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया और उससे जो मोटरसाइकिल जो क्राइम में यूज़ हो रही थी उसको हमने डिटेन किया है। इसमें हमने प्रकरण दर्ज किया है मुकदमा नंबर 223/24 जसवल थाना में। तो इसका अग्रिम अनुसंधान सी रैंक के अधिकारी द्वारा किया जाए। पहले की इन्वेस्टिगेशन में क्या सामने आया कि ये लोग कहाँ से लाया था? क्या कोई पीछे बड़ा रैकेट काम कर रहा है या मार्केट में उसमें अब तक कितने पैसे खपा दिए हैं, सब कुछ निकल रहा है? इसके पीछे एक बड़ा रैकेट है। कल जो हमने मुलजिम गिरफ्तार किया वो जालौर के किसी व्यक्ति द्वारा नकली नोट कलेक्ट करके बालोतरा के मार्केट में खपाने के लिए लाया था। वो पहले भी 2 राउंड कर चुका है। एक बार पहले वो लगभग 40 लाख के नकली नोट लाया था, बट उनकी प्रिंटिंग पुअर थी, इसीलिए वो उनको मार्केट में खपा नहीं पाया। इसके बाद प्रिंटिंग इंप्रूव करते हुए इन्होंने 2 चक्कर काटते हुए मार्केट में नकली नोट सर्कुलेट किए हैं। जिस व्यक्ति से ये नोट लाया उसको नामजद किया गया है। इसके बारे में इंटेलिजेंस कलेक्ट की जा रही है, तो उसको गिरफ्तार करने के लिए हमने टीमें लगा रखी। तो स्थानीय पुलिस अधिकारी हैं, उनको सुन रहे थे आप, बता रहे थे वो किस तरीके से इस पूरे प्रकरण पर अब पुलिस आगे जांच पड़ताल करेगी और क्या कुछ अब तक निकल के सामने आया है। लगातार पाकिस्तान की ओर से सीमा पार की तरफ से इस तरह की गतिविधियां भारत के अंदर होती रही और भारतीय सुरक्षा बलों ने यूँ तो उनका मुंह तोड़ जवाब दिया है, लेकिन अब समय आ गया है जब थोड़ी सी बारीकियों को समझा जाए कि ये चीज़ें दरअसल होती क्यों हैं, इससे लाभ क्या है, इससे फ़ायदा क्या होता है, क्यों ये चीज़ें की जाती हैं, सीधा इम्पैक्ट अगर इससे नहीं हो रहा तो फिर पीछे की कहानी क्या है, बिटवीन द लाइन्स की वो कौन सी बात है जो सामान्य रूप से नहीं दिख पाती लेकिन वो होती है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे, उनका मैं रुख करूँगा, लेकिन उससे पहले हम चलते हैं कुलदीप गोयल के पास, हमारे संवाददाता हैं श्रीगंगानगर में, और कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मैं अब उनका तारुफ करवा देता हूँ। कुलदीप के पास जाने से पहले रिटायर्ड मेजर मोहम्मद अली शाह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। स्वागत है मेजर साहब आपका। जय हिंद। आपको मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ रहे हैं, रिटायर्ड वीएसएम है। बहुत बहुत स्वागत सर आपका। जय हिंद आप दोनों ही लोग को। इससे पहले मैं आप दोनों के पास आऊँ, कुलदीप गोयल के पास जा रहा हूँ, हमारे संवाददाता हैं, रिपोर्टर हैं हमारे श्रीगंगानगर में। कुलदीप, लगातार सीमा पार से इस तरह की गतिविधियाँ हमेशा खबरों में बनी रहती हैं। इस बार की इस बार जो हुआ उसमें क्या कुछ अपडेट है?
देखिए, अभी तक जो पुलिस और बीएसएफ की जो पूछताछ है उसके अंदर इस पाकिस्तानी जो युवक है उसने कोई भी खुलासा नहीं किया है। हमारी श्री गंगानगर के एसपी गौरव यादव से बात हुई तो उन्होंने कहा कि लगातार जो एजेंसियां हैं वो पूछताछ कर रही है और आज ज्वाइंट इंटरोगेशन कमेटी यानी कि जेआईसी द्वारा भी पूछताछ की जा रही है। इस युवक ने क्योंकि 2 दिन हो चुके हैं इसको पकड़े हुए, अभी तक अपना नाम नहीं बताया है, किस जगह पे वो रहता है वो नहीं बताया है। हालांकि देखने के अंदर यह युवक स्वस्थ लग रहा है, लेकिन उसका जो मेडिकल है वो करवाया गया है ताकि उसकी मेंटल स्थिति का पता चल सके कि आखिर वो जानबूझकर कुछ बोल नहीं रहा या इस तरह के वो नाटक कर रहा है। बीएसएफ की कई दौर की उससे पूछताछ हो चुकी है, पुलिस ने उससे पूछताछ की है, अभी तक उसने पूछताछ के अंदर कोई भी सहयोग नहीं किया है। और ऐसे में जो पुलिस और बीएसएफ है वो हर एंगल से इस मामले की जांच में जुटी हुई है, क्योंकि बहुत बार जब पाकिस्तानी नागरिक है वो भटक कर इस ओर आ जाते हैं तब उनसे पूछताछ के बाद में पाकिस्तानी रेंजर के साथ बैठक की जाती है और उनको वापस लौटा दिया जाता है। लेकिन यह युवक 2 दिन से बीएसएफ की पकड़ में होने के बावजूद भी जांच में कोई सहयोग नहीं कर रहा, तो ऐसे में ये अपने आप में एक बड़ा सवाल बन जाता है और अब जो सुरक्षा एजेंसियां और अधिक अलर्ट होकर इस युवक से पूछताछ में जुटी हुई हैं। जी ठीक है कुलदीप, तो तमाम एजेंसियां पूछताछ में ज़रूर जुटी हुई हैं, लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, एजेंसियां ज़रूर प्रकरण होने के बाद ज़रूर जुट जाती हैं, लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये तीन प्रकरण है। एक तो गुब्बारा आने का प्रकरण है, दूसरा नकली नोट का प्रकरण सामने आया और तीसरा एक व्यक्ति पाकिस्तानी नागरिक भारतीय सीमा में प्रवेश करके आया। इन तीनों विषयों पर बात करते हैं। सबसे पहले ये जो गुब्बारे का क्या मामला होता है सर? ये PIA लिखा हुआ एक प्लेन की शेप का डमी गुब्बारा ये भारतीय सीमा में आता है और एक बार नहीं कई बार आ चुका है। इसके जरिए क्या चाहता है पड़ोसी मुल्क? जी, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया है, शुक्रिया। देखिए, पाकिस्तान जो है वो बौखलाया हुआ है, छटपटाया हुआ है, हकलाया, मतलब बिल्कुल उनके होश उड़े हुए हैं, क्योंकि अभी भारतीय सेना सरहदों पे तैनात है। तो इनके इन्फिल्ट्रेशन बिड्स कहीं काफी हद तक अपनी रोक लगाई है, लेकिन कुछ चंद एक होते हैं जो ये कर जाते हैं अपना कार्रवाई बदकिस्मती से, क्योंकि ये छटपटाए हुए हैं। तो ये एक संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से। PIA, पाकिस्तान इंटेलिजेंस एजेंसी, इस तरीके से ये गुब्बारे पहली मर्तबा नहीं आए, पहले भी आ चुके हैं। तो ये ड्रोन्स के जरिए बल्कि हथियार, बल्कि ड्रग्स, बल्कि नार्को टेररिज्म में इंडल्ज कर रहा था पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो ये नासुर हैं, दरअसल ये सुधरेंगे नहीं। इनको जब तक, जैसे कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक की थी इनके ऊपर, एयर स्ट्राइक भी की थी, बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी, पूरी सर्जिकल स्ट्राइक की थी हमने ईरान ने भी, इतना बेशरम मुल्क है कि ईरान ने भी इनके ऊपर घर के अंदर घुस के इनको मारा था, फिर भी ये बाज नहीं आएंगे साहब। ये फिर भी अपनी करतूतें और अपनी हरकतें करते रहेंगे। अब आप देखिए, एक ये भी हमारा यहाँ पे अभी 2-1 साल पहले भी एक पाकिस्तानी जो मेंटल बता रहे थे जिसको कि भाई वो आ गया, पता नहीं मेंटल था या क्या था, मगर उसके हाथ में खंजर जरूर था। अब पता नहीं क्या समझ कर आया था वो, क्या सरहद पार की थी उसने, BSF ने पकड़ा था उसको वहां पे। तो ये ऐसी इनकी करतूतें हैं ये लगातार, और ये आखिरी बार नहीं हो रहा है। ये पाकिस्तान में कुत्ते की दुम ना कभी सीधी होती ही नहीं है कभी भी। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कुछ भी कर लीजिए दुनिया में, तो ये फिर कोशिश करेंगे। और इनकी जितनी भी नापाक इरादे होंगे, मंसूबे होंगे, और जितनी भी इनकी कोशिशें होंगी ना, इनको मुंहतोड़ जवाब मिलने वाला है। ये इनकी नापाक नजरें और हरकतें, बिल्कुल इनको जबरदस्त जवाब मिलेगा इनको। और फिर भी बिल्कुल, और फिर मेजर जनरल अनुज माथुर साहब, ये जो हरकतें हैं ये सिर्फ यहाँ नहीं रुकती, बल्कि अब एक नया, इनफैक्ट नया तो इसको नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, राजस्थान की सीमा से अब जो ताज़ा मामला जो सामने आया उसमें 9 लाख रुपए तक के जाली नोट बरामद हुए। एक व्यक्ति के पास से पूछताछ की गई तो माथुर साहब उसने बताया कि वो 40 लाख रुपए के जाली नोट पे पहले भी लेकर आया था, यानी कि ये क्रम बदस्तूर जारी है। उससे पहले भी वो कई लाख के जाली नोट लेकर के आया होगा, जिसको भारतीय पूरे सिस्टम में उसको डिसॉल्व करवाया गया होगा। कभी कुछ पैसे यहाँ दिए गए होंगे, कुछ वहाँ डिस्ट्रीब्यूट करे होंगे। तो ये जाली नोट भी सीमा पार से ही आ रहे हैं। राहुल, देखिए, मैं आपको थोड़ा सा, अगर आप मेरे को समय देंगे तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बताने का प्रयास करूंगा। जी। ये देखिए, ये पाकिस्तान इस प्रकार की हरकतें लगातार क्यों करता चला जा रहा है। हमें एक बात साफ तरीके से समझने की आवश्यकता है कि पाकिस्तान का जो रियल एजेंडा है, और पाकिस्तान का एजेंडा सिर्फ कश्मीर नहीं है। पाकिस्तान का रियल एजेंडा है भारतवर्ष को कमजोर 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 करते चले जाना।
और इसीलिए सन 65 में जुल्फिकार अली भुट्टो ने सिक्योरिटी काउंसिल में कहा था 1000 ईयर वॉर के बारे में बात की थी, और उसके बाद जब जियाउल हक वहां के राष्ट्रपति बने तो उन्होंने इसको एक मिलिट्री डॉक्ट्रिन में कन्वर्ट किया और उन्होंने कहा कि ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। ये मैंने क्यों बताया आपको, ये इसलिए बताना आवश्यक है कि आपको अब समझ में आएगा कि क्यों वो लगातार प्रयास करते चले जा रहे हैं, कभी इन्फिल्ट्रेशन का लाइन ऑफ कंट्रोल पे या इंटरनेशनल बॉर्डर पे, पंजाब में, जहां भी उनको मौका मिल रहा है। तो ये उनका हमेशा से काम रहा है कि वो किसी ना किसी प्रकार से बॉर्डर को ब्रीच करके, इन्फिल्ट्रेट करके यहाँ पर एंटी सोशल, एंटी इंडिया एलिमेंट्स को एंटर करें, उसके बाद उनसे वहां पर किसी ना किसी प्रकार से भारतवर्ष में कोई हरकत इस प्रकार की करवाई जाए, कोई आतंकवादी हमला या इस प्रकार का। तो ये जरूरी है, ये बात हमको समझनी चाहिए। अब प्रश्न पैसे का आता है। देखिए, कोई भी इस प्रकार का वॉरफेयर जो होता है, जिसको कि ये नॉन कन्वेंशनल वॉरफेयर है, क्योंकि पाकिस्तान इस बात को समझ चुका है कि वो कन्वेंशनल तरीके से भारतवर्ष को हरा नहीं सकता। पाकिस्तान को हमने 4-5 बार मात दे रखी है, तो इसलिए उन्होंने इस अपने लो इंटेंसिटी कॉन्फ्लिक्ट की डॉक्ट्रिन को बहुत तेजी से बढ़ाया है। और अब ये जो यहाँ पर कोई भी एक्टिविटी करनी है, उनके लिए दो चीजें बहुत निहायत आवश्यक होती हैं, और वो दो चीजें होती हैं लोकल सपोर्ट और पैसा। तो ये जो आप लगातार मनी जो उनकी आ रही है, चाहे वो असली हो या नकली हो, किसी भी प्रकार से वो पैसा पंप इन करते हैं ताकि वो अपने जो लोग उनके यहाँ पर मौजूद हैं या जो भी एक्टिविटी वो करवाना चाहते हैं उसको वो सुचारू तरीके से कर सकें, पहली बात। दूसरी बात, उसी पैसे से वो प्रयास करते हैं कि वहां से लोकल सपोर्ट को हासिल करें। मैं प्रयास करते हैं इसलिए कह रहा हूं, देखिए राहुल, जो कश्मीर है और कुछ हद तक, कुछ समय तक पंजाब में भी वही हाल था कि उनको बिना उसके लोकल सपोर्ट प्राप्त हो रहा था, लेकिन यहां पर उनको लोकल सपोर्ट प्राप्त करने के लिए उस पैसे की आवश्यकता है ताकि उसका प्रयोग करके वो कुछ लोगों से जो कि बहुत गरीब हैं उनको प्रलोभन दे करके उनसे लोकल सपोर्ट हासिल कर सकें। इसीलिए अब मैं आपको ये बताता हूं कि हमें करने की क्या आवश्यकता है। देखिए, बॉर्डर मैनेजमेंट हम कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से बीएसएफ का बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम काम कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव इंटीग्रेटेड बॉर्डर मैनेजमेंट सिस्टम्स लगे हुए हैं, अल्ट्रा मॉडर्न टेक्नोलॉजीज का प्रयोग हो रहा है, उनमें समय टाइम टू टाइम उनके अंदर और बढ़िया बढ़ोतरी होती जा रही है। अब हमें आवश्यकता है कि जो बॉर्डर एरिया है वहां पर एक बहुत अच्छा और कारगर इंटेलिजेंस ग्रिड जो कि है बनाया हुआ, उसको लगातार इंप्रूव करते चले जाना है। क्योंकि जब ह्यूमन इंटेलिजेंस आपको मिलेगी, जब भी कोई अनयूजुअल हरकत होगी बॉर्डर के ऊपर या बॉर्डर के इमीडिएटली सटे हुए गांवों में या उन इलाकों में, तब आपको उससे आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ कोई अनयूजुअल घटना हो रही है, तो उसका संभवतः कोई रिलेशनशिप पाकिस्तान के मूवमेंट से हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, हमें इस प्रकार का बॉर्डर एरिया का समहाउ पिछले कई सालों से, दशकों से उस तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पाया जिस तरीके से होना चाहिए था। तो मेरा ये मानना है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सरकारें काम कर रही हैं उसके ऊपर, चाहे कोई भी सरकार हो, काम कर रही हैं, लेकिन अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगा, वहां पर लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज होंगी, तो वो कुछ पैसे के प्रलोभन से पाकिस्तानियों की मदद शायद ना करें। तो मेरा ये मानना है कि वहां पर हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करना चाहिए, वहां पर टूरिज्म या और भी किस प्रकार की चीजों को जो कि बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ावा देती हैं, उनको वहां पर बढ़ाना। एक होल ऑफ नेशन, होल गवर्नमेंट अप्रोच की आवश्यकता है। इसमें सुरक्षा एजेंसियां भी हैं, वो अपना काम ग्राउंड पे कर रही हैं, ठीक है, लेकिन हमें ठीक है, वहां ओवरऑल इसको टारगेट जो इनकी जो ठीक है माथुर है, उस डॉक्ट्रिन को काउंटर करने की जरूरत है। बिल्कुल काउंटर करने की जरूरत है, और सुरक्षा एजेंसियां हमेशा इसी पुरजोर कोशिश में भी रहती हैं, और भारतीय एजेंसियां हमेशा सफलतापूर्वक इन्हें काउंटर हमेशा किया है। लेकिन जब इस तरह के मामले पुलिस को ट्रांसफर होते हैं, जब पुलिस को हैंड ओवर होते हैं, तो मुकेश मीना साहब, ऐसे में पुलिस की क्या प्रक्रिया होती है? मान लीजिए सीमा से, जैसे अभी एक व्यक्ति को पकड़ा है जो पाकिस्तानी नागरिक है, भारतीय सीमा प्रवेश कर गया, बीएसएफ ने उसको पकड़ा मीना साहब, और फिर बीएसएफ ने थोड़ी बहुत पूछताछ के बाद उसको पुलिस को हैंडओवर कर दिया। अब यहाँ से पुलिस के पास एक अलग तरह का मामला है, ये व्यक्ति बाहरी सीमा से आया हुआ है, कैसे पुलिस अब आगे इस पूरे प्रोसेस को लेकर के जाती है? पुलिस पहले अपनी इंक्वायरी करती है, उसका इंट्रोगेशन करती है। उसके अलावा जो भी सेंट्रल एजेंसी से रिलेटिंग टू इस मैटर पे, उनमें सेंट्रल एजेंसीज को बुला के एक जॉइंट इंट्रोगेशन होता है,
और उसमें उससे सारी सारी तरह पूछताछ की जाती है, बैकग्राउंड के बारे में पता किया जाता है, कैसे आया उसका ओरिजिनल पूरा ट्रेस किया जाता है। तो इसमें यह पता किया जाता है कि ये उसका मोटिव क्या था, किस मोड से आया था, कैसे आया था और क्या पर्पज है उसका यहाँ, और कौन कौन इस पे यहाँ पर उसके कोई सपोर्टर्स हैं या नहीं है या पहले भी आया है। तो ये सारी की सारी चीजें उस पर बाकायदे प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होता है। अब जैसे कोई भी इन्वेस्टिगेशन उसके एविडेंस के हिसाब से होता है, जो इंफॉर्मेशन वो देता है उसको पुलिस वेरीफाई करती है सेंट्रल एजेंसीज की मदद लेके, क्योंकि ये मैटर इंटरनेशनल है। इसमें बहुत सीरियसली और उस तरह का इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है कि एक एक चीज को, क्योंकि इमीडिएटली अगर हमको ये पता चल जाए उसका लोकल सपोर्ट यहाँ क्या है, वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लोकल कॉन्टेक्स्ट क्या हैं। अब जैसे कई इंसिडेंट इस तरह के हो चुके हैं, जैसे नकली जो नोट्स हैं वो भी आए, तो उसमें 100% उसमें सोर्स लोकल सपोर्ट होता है, क्योंकि कहीं बेचना भी है पैसों को डिस्पोजल भी करना है, लाना भी है। तो ये सारी चीजें हैं, ये सारा इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है। अब पुलिस को चाहिए, लोकल पुलिस को, कि प्रॉपरली इसमें इन्वेस्टिगेशन करे। इसके अलावा जो पुलिस अथॉरिटीज हैं और स्टेट्स हैं, उनको चाहिए कि इस एरिया में इंटेलिजेंस, क्योंकि बीएसएफ तो बॉर्डर्स पे काम कर रहा है, अच्छी तरह कर रहा है, अलर्ट एंड ड्यूटी पर, लेकिन जब तक बीएसएफ को स्टेट पुलिस की सपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक बीएसएफ अलोन उस पर नहीं हो सकता। आर्मी की सपोर्ट भी चाहिए उसमें उनको, इसकी लोकल पुलिस की भी सपोर्ट चाहिए। लोकल पुलिस सपोर्ट जब भी हो सकती है जब प्रॉपर उसमें प्रॉपर नेटवर्क हो, पुलिस स्टेशन के अलावा उनकी चौकियां हो, और इंटेलिजेंस में ज्यादा से ज्यादा लोग उस पर स्टाफ लगाया जाए, जो प्रिवेंटिव जो पुलिसिंग है वो किया जाए, पेट्रोलिंग उस एरिया में बढ़ाई जाए। ठीक है मीना साहब, सर्वेलेंस उस एरिया का हो जी तब, और जी। जो कोऑर्डिनेट वेल कोऑर्डिनेटेड जो डिस्ट्रिक्ट एसपी होता है उसकी जिम्मेदारी है कि सारी एजेंसीज के साथ, बीएसएफ के साथ, सेंट्रल एजेंसीज के साथ, अपनी लोकल, लेकिन इसमें एक बड़ा सवाल ये भी है, एक सवाल इसमें फिर ये भी निकल करके आता है कुलदीप, की कोई भी चीज जब भारत में आती है, चाहे वो ड्रग हो, मादक पदार्थ हो या हथियार हो, किसी ना किसी के लिए वो भेजी गई है, कोई ना कोई रिसीवर है जो उस चीज को रिसीव करेगा। वो भारतीय सीमा में जरूर आ गई है ड्रोन के माध्यम से या किसी गुब्बारे में उसको लगा के भेज दिया गया, लेकिन जब वो भारत की सीमा में एंटर करेगी, जब वो जमीन पे गिरेगी, तो देयर विल बी समवन, कोई ना कोई होगा जो वहां आएगा, उसे रिसीव करेगा और उसके बाद जो उसकी मंजिल है उसे वहां तक पहुंचाएगा। अब ये जो रिसीव करने वाला, ये तो पहले से ही भारत की सीमा में मौजूद है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कुलदीप, जरा बताइए पुराने कुछ केसेस के को ध्यान में लेते हुए कि जब इस तरह के तमाम केसेस आए, पुलिस ने तहकीकात की, तो कितनी बार पुलिस की जांच वो जो इंटरनल लोग बैठे हुए हैं, जो इंटरनली नेटवर्क चला रहे हैं, उन तक, उनके गिरेबान तक पुलिस का हाथ पहुंच पाता है, या फिर मामला हमेशा रफा दफाई हुआ है ऐसे ही बस? देखिए राहुल, अगर पिछले 1 साल की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की जो हेरोइन है वो ड्रोन के माध्यम से पाकिस्तानी जो स्मगलर्स हैं उन्होंने भारतीय सीमा में भेजी। ये जो हीरोइन है, ये तो वो हीरोइन है जो पकड़ी जा चुकी है, और बहुत सी हीरोइन है वो स्मगलर्स हैं वो उठाकर ले भी गए हैं। ये हीरोइन है वो पंजाब के जो बड़े तस्कर हैं वो लेने के लिए आते हैं, और जैसा कि हमारे गेस्ट बता रहे थे कि उनको लोकल सपोर्ट मिलता है। लोकल सपोर्ट की मदद के कारण ये जो हीरोइन होती है वो पंजाब तक पहुंचती है, और पंजाब के बाद में आगे अन्य राज्यों के अंदर सप्लाई की जाती है। पुलिस के पास मामला आने के बाद में पुलिस ने जो लोकल सपोर्ट के जो लोग होते हैं उनको कई बार पकड़ा है, लेकिन जो बड़े तस्कर हैं उन तक अभी तक कोई जो पुलिस के हाथ है वो नहीं पहुंच पाए हैं। बहुत बार पुलिस और स्मगलर्स के बीच में मुठभेड़ भी हुई है, फायरिंग की घटनाएं भी हुई हैं, जो स्थानीय तस्कर हैं वो पकड़े गए हैं, और या पंजाब से जो तस्कर इस हीरोइन की डिलीवरी लेने आते हैं वो भी पकड़े गए हैं, लेकिन जो मुख्य सरगना है वो आज तक नहीं पकड़े गए हैं। तो ऐसे में ये जो मुख्य सरगना वो पकड़ने का जो क्रम है मेजर मोहम्मद अली शाह, ये कैसे पूरा हो सकेगा? ये कैसे, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। सेना अपना काम करती है और फिर सेना उस जिम्मेदारी को, जो प्रोसेस है उसके थ्रू सौंप देती है पुलिस को या जो वहाँ अन्य जो जांच एजेंसियां मौजूद हैं, उसके बाद फिर वो प्रोसेस कहाँ जाता है कुछ पता नहीं पड़ पाता। तो सेना का जो बार बार प्रयास है वो कई बार विफल साबित हो जाता है, या यूं कहें कि जिस मुकाम तक वो पहुंचना चाहिए पहुंच नहीं पाता है। कैसे ये जो इंटरनल प्रोसेस है इसको और सशक्त किया जाए, क्या आपका सजेशन है मेजर मोहम्मद अली शाह?
जी राहुल भाई, आपने बहुत ही अच्छा मुद्दा उठाया। देखिए, मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ। ये 2006 का किस्सा है ये। और मैं स्वयं उस टाइम पे असम राइफल्स में डेप्यूटेशन पे था। कहां पर? नागालैंड में, नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में, ईस्ट। हमको खबर मिली कि कुछ नकली जाली नोट मणिपुर से निकले हैं बॉर्डर पार करते हुए। ये बस के अंदर महिला थी और वो खवातीन पहुंच रही हैं, और हमने पुलिस के साथ ही एक जॉइंट ऑपरेशन करा और वो काउंटरफेट नोट हमने पकड़े। उसने बताया था हमको कि कुछ चंद लाख के अगर नकली नोट बेचोगे तो डबल रेट पे वो बिक्री के लिए वो ले जा रही थी दीमापुर। हमने वहां पे इंटरसेप्ट करा। हमारी इंटेलिजेंस तगड़ी थी। मैं नागामीज बोलता हूं, तो मैं वहां की लोकल लैंग्वेज को पकड़ के हमने उसको पकड़ लिया। हमने फिर उसके बाद जाहिर सी बात है, पुलिस से कार्रवाई हुई। जब उसकी तहकीकात हुई, हम लोग भी वहां प्रेजेंट थे पुलिस के साथ। तब निकल कर आया कि ये लिंक था कहां से? आप यकीन मानेंगे, वेस्ट पाकिस्तान की आईएसआई से। नागालैंड ईस्ट, लोग सोचेंगे भाई नागालैंड तो मतलब मणिपुर, नागालैंड ईस्ट मतलब चाइना का हाथ होएगा, ये होएगा। ये निकल कर आया दूर दराज कहां? पाकिस्तान से। तो पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि भाई, जैसे कि जनरल साहब ने बताया, जनरल माधव साहब ने बिल्कुल सटीक बताया कि जुल्फिकर अली भुट्टो ने कहा था ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स। कहीं से भी जहां मौका मिले, वो उनका मुद्दा केवल कश्मीर ही नहीं है, हमको हम कमजोर करने का है, जिस मुद्दे में एक अभी कामयाब ही नहीं होंगे। जुल्फिकर अली भुट्टो ने यह भी कहा था कि पाकिस्तानी घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर बनाएंगे। आज उनके पास न्यूक्लियर शक्ति है पाकिस्तान, जी हाँ, खाने के लाले पड़े हुए हैं। भिखारी कटोरा लेकर घूमते हैं धर धर। चीन में गए, भिखारी कटोरा लेके शहबाज शरीफ, वहां के जी जिनपिंग ने उनको भगाया वहां से, 5 दिन के बाद उड़ा दिया वहां से। भाग क्या है, पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं मुंह उठा के। तो पाकिस्तान की ये नौबत आ गई है, क्योंकि उनके इरादे नापाक है। तो कर्मा जो होता है ना, कर्मा वापस हिटबैक करता है। और हिलरी क्लिंटन ने भी कहा था कि अगर ये आप सांप पालोगे अपने बैकयार्ड में सोच के आपके पड़ोसी को धसेगा, वो आपको ही धसेगा। अच्छा, मगर इसको काउंटर करने का तरीका, आपने वो बड़ा दिलचस्प सवाल पूछा, वो ये है राहुल भाई कि अपनी इंटेलिजेंस नेटवर्क बहुत अच्छी तेज करें। देखिए, मैं और जब मैं जम्मू कश्मीर में था 2003 में, तो हम लोग ऑपरेशंस करते थे बहुत जंगल में, यहाँ पे वहां पे एम्बुश लगाते थे। 2-1 साल कुछ नहीं मिला हमको वहां, ठीक है। फिर हमने क्या करा, हमने एक तरतीब सोची कि भाई हमने क्रिकेट खेलना शुरू कर दिया शाम को। जब क्रिकेट खेलते थे तो वहां के छोटे बच्चे हमारे पास आते थे, अंकल मेरे को भी खेलना है, आओ खेलो खेलो। और बातों बातों में हमको इंटेलिजेंस मिलनी शुरू हो गई कि आज शाम को ये हरकत हुई है इस गांव में, बातों बातों में। तो हमारा इंटेलिजेंस नेटवर्क बड़ा स्ट्रांग हुआ। तो हमने फिर ऑपरेट करना शुरू कर दिया। जैसे कि रेस का घोड़ा होता है ना, वो साल में एक बार दौड़ेगा लेकिन वो जीत कर आएगा। और फिर हमने फिर रेस के घोड़े की तरह ऑपरेट करना शुरू कर दिया और हमें कामयाबी मिली, बहुत मिली। और वही स्ट्रैटेजी अलग किस्म से, हालांकि इंसर्जेंसी अलग अलग है, हमने नॉर्थ ईस्ट में भी अपनाई। अब अभी हाल ही में जो आप बिल्ला भी ये देख रहे हैं, ये और इधर की तरफ जब है, जब राजस्थान की जो सीमा है, इधर वाली जो वेस्टर्न इंडिया की जो सीमा है, यहाँ पर अलग तरीके से दुश्मन ऑपरेट करते हैं। नॉर्थ ईस्ट में मेजर अली शाह साहब अपना अनुभव साझा कर रहे हैं, वहाँ पर भारतीय आर्मी अलग तरीके से, भारतीय आर्मी भी रिटेलिएट करती है। लेकिन इधर के जो सीमावर्ती इलाके हैं, यहाँ पर माथुर साहब अलग तरीके के ऑपरेशन किए जाते हैं। और अब एक नया तरीका, जिसकी मेजर अली शाह भाई बात कर रहे थे, नए नए तरीके अब दुश्मन देश भी ईजाद कर रहा है। तो ये जो जाली नोटों का मामला है भाई, भारत के अंदर जाली नोटों का पूरा जो जाल है वो फैला देना, इससे बढ़िया तरीका और क्या होगा भारत की अर्थव्यवस्था को चौपट करने का, भारत के अंदर अस्थिरता पैदा करने का? इस पर कैसे रोक लगाई जा सकती है? इसमें कहाँ ये कैसे ये अंदर आ जाता है जाली नोट? कहाँ पे लूप होल भी आपको नजर आते हैं माथुर साहब? देखिए राहुल, जहां तक जाली नोटों का यहाँ आने का प्रश्न है, देखिए कोई भी जो सिस्टम होता है, कोई भी बॉर्डर मैनेजमेंट होता है, कोई भी, वो पूरी तरह से आप 100% सुरक्षा कोई भी चीज दुनिया की नहीं दे सकती। आप आयरन डोम का हाल देख लें इजराइल में क्या हो रहा है आज की तारीख में। तो मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि हमको आवश्यकता इस बात में उतना ज्यादा लगने की नहीं है कि ये कैसे आ रहा है। हमें ये देखना है कि इसके आने का सिस्टम क्या है, वहां पाकिस्तान में इसके हैंडलर्स कौन है,
यहाँ पर उनके रिसीवर्स कौन है, कैसे यह जाएगा। देखिए मैं बता रहा हूं, जो इस राजस्थान जैसी जो प्रदेश है वहां पर पाकिस्तान के अपने इस प्रकार के लोगों को यहाँ भेजने के 2-3 ठीक मुख्य है। वजह होती है। हाँ। पहले एक मिनट को राहुल, एक मिनट और दीजिए प्लीज। और पहली वजह तो यह है कि वो यहाँ पर अराजकता फैलाना चाहते हैं, अस्थिरता फैलाना चाहते हैं, कोई एक्ट करवाते हैं। दूसरी वजह यह है कि भारत की आर्थिक व्यवस्था को किस प्रकार से वो डेंट कर सकते हैं, और मेरा मानना है कि उसमें एक काउंटरफीट बिल्कुल, और इन पूरे इन मंसूबों में उनको कामयाब नहीं होने देना, इसीलिए लगातार भारतीय सुरक्षा एजेंसियां डटी हुई हैं और कोशिश कर रही हैं पुलिस की टीमों के साथ भी कि किस तरीके से इन तमाम नापाक मंसूबों को नाकामयाब किया जा सके। बात मुझे और भी करनी थी मुकेश मीना साहब आपसे भी, मेजर मोहम्मद अली शाह आपसे भी, और मेजर जनरल अनुज माथुर जी आपका भी अनुभव मुझे और अपने दर्शकों से साझा करना था, लेकिन समय इतना ही है, समय आज इतना ही है। आप तीनों लोग हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तमाम बातें और बड़ी बारीकी से आपने इस विषय पर बात की, बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का। आखिरी बात में हम लोग चर्चा कर रहे थे पाकिस्तान यानी सरहदी देश, पड़ोसी मुल्क की नापाक का हरकतों के कैसे रिटेलिएट किया जाए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।